तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ जुई फेरी लू का गाना सुन रहा था। उसका गाना सुनने के बाद वो उसकी काफी सारी तारीफ करता है और उसके इमोशंस को भी समझ आता है कि ये गाना उसके डैड के बारे में है जो कि जंग में फाइट करते हुए मारे गए हैं। तो मिस लू भी इस बात से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हमारे जाओ जुई से कहती है क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। जाओ जुई से कहता है हम लोग तो पहले से ही दोस्त हैं। तो फेरी लू कहती है अब जबकि हम लोग आपस में दोस्त बन चुके हैं तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर नकाब करने की क्या जरूरत है। वो अपने चेहरे के ऊपर से अपनी स्लीव को हटा देती है और उससे कहती है आज जब हम लोग आपस में एक दूसरे से अलग होंगे तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि हम दोनों कब जाकर दूसरी बार मिल सकेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें अपना चेहरा इसलिए दिखा दिया है ताकि तुम हमेशा मेरे चेहरे को याद रखो। तुम अपनी ओल्डर सिस्टर को याद रखना, जब भी कभी ये चेहरा दिखाई दे तो तुम मुझसे मिलना जरूर। तो जाओ भी उसकी खूबसूरती को देखने के बाद पहले काफी ज्यादा हैरान होता, फिर साथ उसे कहता है फेरी लू तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम वाकई में रियल सिटी की दूसरी खूबसूरत लड़की होने के लायक हो। तो ये दोनों भी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है, दरवाजा खुलता है और फर्स्ट प्रिंस अंदर आता है। उसके पीछे रूडी जी भी होती है। फर्स्ट प्रिंस वहाँ पर आकर उनसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फेरी लू को इस बात से कोई मसला नहीं होगा अगर हम दोनों यहाँ पर बैठकर आपस में बात कर लें। फेरी लू से कहती है यंग प्रिंस आपके यहाँ पर आने पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, अगर आपको जाओ जुई के साथ बात करनी है तो आप लोग यहाँ पर बैठकर बात कर सकते हैं। मैं जहाँ से जा रही हूँ हम लोग बाहर चले जाते हैं। हमारा जाओ इस बात से काफी हैरान होता है। फर्स्ट प्रिंस से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन क्या आप मुझे अगली बार मिलने से पहले बता सकते हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सही वक्त के ऊपर यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी वक्त प्रिंसेस रूडी सी भी उसके पीछे से बाहर निकलती है, यानी अपने भाई के पीछे से बाहर निकलती है और उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें आने से पहले बता दें, क्या हमने यहाँ पर तुम्हारा मूड खराब कर दिया, क्या तुम यहाँ पर कुछ मजे करने वाले थे। तो जल्दी से हम सभी लोग यहीं पर बैठकर आपस में बात करते हैं, यहाँ पर कोई बाहर वाला तो है ही नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ अजीबली बिहेव क्यों कर रहे हैं। जाओ जुई दोनों बहन भाई के साथ वहीं पर बैठ जाता है। प्रिंसेस उसे कहती है जाओ जुई क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तुमने मुझसे एक वादा किया था और तुम्हें उस वादे को पूरा करना होगा। तो जाओ जुई से कहता है हाँ प्रिंसेस मुझे आज भी याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं 5 साल के अरसा में आर्मी का एक जनरल बन जाऊंगा और आर्मी का जनरल बनने के बाद मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, यानी कि तुम्हारे भाई को प्रिंस बनने में सपोर्ट करूंगा। फर्स्ट प्रिंस भी उसे कहता है जाओ जुई ये मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम आर्मी के एक जनरल बन जाओ और आर्मी के एक महान जनरल बनने के बाद तुम मुझे सपोर्ट करो। तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे आगे का रास्ता बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और मैं क्राउन प्रिंस बन सकता हूँ। हो सकता है कि मैं फ्यूचर में बहुत ही जल्दी एक एम्परर बन जाऊँ। प्रिंसेस भी सोच रही होती है मेरा भाई तो इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठा हुआ है, वैसे मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मेरे भाई को इससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जाओ जुई प्रिंस से कहता है प्रिंस आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। मैंने प्रिंसेस के साथ जो एग्रीमेंट किया था मैं उस एग्रीमेंट को जरूर पूरा करूंगा। आर्मी को तो मैं पहले ज्वाइन कर चुका हूँ, बहुत ही जल्दी 5 साल के अरसा में मैं आर्मी का जनरल बनकर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो प्रिंस उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहता हूँ, तुमने आर्मी को ज्वाइन कर लिया है लेकिन वहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है क्योंकि तुम्हारे जनरल तुम्हारे ग्रैंडपा को भी आर्मी से इसी वजह से रिटायर किया गया है क्योंकि वहाँ पर जी टाइहान के काफी सारे लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर के काफी सारे लोग इस वक्त आर्मी में मौजूद हैं। जी टाइहान ने आर्मी के अंदर आर्मी के सोल्जर्स में ये खबर फैला दी थी, उसने फॉल्स रूमर्स फैला दिया। उसने कहा कि हमारे ग्रैंडपा का शूरा क्लैन के मेंबर्स के साथ कुछ न कुछ ताल्लुक है, इस वजह से वो उसकी ग्रैंड डॉटर को भी उठाकर ले गए हैं। इसकी वजह से उसने पूरी की पूरी आर्मी में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी और इसी वजह से ग्रैंडपा यानी कि जनरल लॉन्ग टियानबा को उनको आर्मी की पोस्ट के ऊपर से हटा दिया गया। जाओ जुई से कहता है प्रिंस मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। इससे कहते हैं ठीक है आप जाओ जाकर अपनी अकम्पलिशमेंट को हासिल करो। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है, हमारा जाओ जुई अपने दोनों भाइयों के साथ अपने इंपीरियल सिटी को छोड़कर बाहर जाने वाला है। तो ग्रैंडपा उन्हें बाहर छोड़ने के लिए आते हैं। जाओ जुई कहता है ग्रैंडपा आपको इतनी दूर तक मुझे छोड़ने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। उनसे कहता है जब आप वापस जाएंगे तो वापस जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर जी टाइहान उससे बचकर रहना क्योंकि वो आपके खिलाफ कोई ना कोई और साजिश जरूर कर सकता है क्योंकि हमारी लॉन्ग फैमिली अब कमजोर होती जा रही है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं जी टाइहान वो कोई कल्टीवेटर नहीं है, वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका दिमाग तेज चलता है। इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे निमट सकता है, मैं अभी भी उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मैं तुम्हें साफ साफ बात बताऊं तो मुझे प्रिंस की बातों से पहले अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, प्रिंस तुमसे क्या चाहता है, लेकिन मैंने तुम्हें डायरेक्टली ये बात इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम गर्म दिमाग के हो और तुम पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर देते, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहता था। तो तुम बॉर्डर के फ्रंट लाइंस के ऊपर जाने वाले हो और ये ट्रिप काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। साथ ही वो अपने गार्डियन को बुलाते हैं, वो कहते हैं ये हमारी लॉन्ग फैमिली के गार्डियन है, इसका नाम अंकल यू शाओ जोंग है, तुम इस वक्त बॉर्डर पर जाने वाले हो, इसी वजह से अंकल जोंग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अगर ये तुम्हारे साथ रहेंगे तो मैं बहुत ज्यादा अश्योर रहूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जाओ जुई अपने दोनों भाइयों और साथ में अंकल जोंग को लेता है और ये सभी लोग आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग बॉर्डर्स के ऊपर जाने वाले हैं। तो चलते चलते ये लोग एक डेजर्टेड प्लेस पर पहुंच जाते हैं जिसको नॉर्दर्न प्लेन डायनेस्टी कहा जाता है। अंकल जोंग कहते हैं यंग मास्टर तो हम लोग नॉर्दर्न प्लेन डायनेस्टी की टेरिटरी में पहुंच आए और बहुत ही जल्दी यहाँ पर एंटर होने वाले हैं। यहाँ से बस थोड़ा सा आगे
आगे जाने के बाद इस डेजर्ट को पार करेंगे तो आगे एक सिटी है जिसको डीप नॉर्थ सिटी कहा जाता है। ये वाला सिटी हमारे बॉर्डर्स के बहुत ज्यादा करीब है, जहाँ पर हमारी लॉन्ग फैमिली की आर्मी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। तब से हमारे जनरल को आर्मी की पोस्ट के ऊपर से हटाया गया है। उसके बाद से यहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे वो सारे के सारे हार चुके हैं और उनके हारने की वजह से पूरे शहर का कंट्रोल शूरा डीमंस के हाथ में चला गया है। नहीं समझ रहे कि इस डायनेस्टी के ऊपर शूरा डीमन के लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। तो ग्रैंडपा की आर्मी से निकाले जाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि लेडी मून को किडनैप कर लिया गया। शूरा डीमंस लेडी मून को उठाकर ले गए हैं, जिसकी वजह से टाइहान यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लोगों को ये मौका मिल गया कि वो तुम्हारे ग्रैंडपा के खिलाफ अफवाहें फैला सके। और उन्हें जो अफवाहें फैलाई थी वो सोल्जर्स के दिल में बैठी हुई है। इसी वजह से सोल्जर्स ने तुम्हारे ग्रैंडपा का साथ छोड़ दिया है। इसी वजह से हमारी लॉन्ग फैमिली डिक्लाइन में चली गई है। अब फिर से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और कहता है ये जी टाइहान ये मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, इसने मेरी फैमिली के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चेंग जाओशुई से कहता है ब्रदर तुम्हें ग्रैंडपा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से स्ट्रॉन्ग है। वो पावर में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम्हारे ग्रैंडपा का मुकाबला कर सके। वो तुम्हारे ग्रैंडपा के सामने बिल्कुल एक जोकर लगेगा। तो क्लाउड वन उनसे कहता है हाँ थर्ड ब्रदर ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर नॉर्थ स्ट्रीप सिटी में पहुँचने के बाद वहाँ पर रेस्ट करें, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद बॉर्डर की तरफ आगे निकलेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर रेस्ट करने के दौरान हमें शूरा डीमंस का मुकाबला करने को मिले, जिससे हमें पता चलेगा कि शूरा डीमंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि हमारे जाओशुई के घोड़े के सामने कोई तलवार फेंकता है और उसका घोड़ा ब्लैकी भी वहाँ पर चलाना शुरू कर देता है। वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो क्लिफ के ऊपर दो लोग खड़े होते हैं। वो दोनों उनसे कहते हैं तुम लोग डीप नॉर्थ सिटी में एंटर होना चाहते हो तो अपना सारे का सारा सामान यहीं पर छोड़ दो, तुम्हारे पास जो भी कीमती चीजें हैं, और उसके बाद तुम लोग अंदर जा सकते हो, वरना तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। अगर तुम चाहो तो अपनी चारों घोड़ों को भी यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो जानवर है जिनके ऊपर तुम लोग बैठे हुए ये भी काफी अच्छे हैं। तो फीचेंग उन दोनों की तरफ देखता और कहता है तुम दोनों के पास जो एबिलिटीज है उनको देखकर क्या तुम लोगों को इतना भी अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ पर हमारे पास से चीजें छीनने के लिए आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग हमें लूट सकते हो। तो वो दोनों उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही उनमें से एक जाम करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, पहले मुझे तुम्हारे पर अटैक करना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा पीटना होगा, उसके बाद ही तुम अपनी चीजें मुझे देने वाले हो। जाओशुई वहाँ पर बड़े आराम से बैठा होता है और कहता है तो तुम लोग मोस्ट वेलकम, चलो जल्दी से आओ और देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसे वो हमारे जाओशुई के करीब पहुंचता, हमारा जाओशुई अपने डंडे को उठाता और उसके सर में जबरदस्त तरीके से मारता, जिससे वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि दूसरी वाला ऊपर खड़ा होता है वो बहुत सा डर जाता है, पीछे की तरफ भागने लगता है। तो अंकल जोंग वहाँ पर उसके पीछे पहुंच जाते हैं। उसके पीछे पहुंचने के बाद उसकी गर्दन के ऊपर मारते हैं, जिससे वो भी वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो इन दोनों ने इन दोनों बैंडिट्स को यहाँ पर पकड़ लिया और इन दोनों को पकड़ने के बाद वो इनके हाथ बांधकर उनको बिठा लेते हैं। ताऊ उसे कहता है चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारी वो और वी फैमिली तुम दोनों ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर बैंडिट्स कैसे बन गए हो। वो दोनों हैरान होकर उसे कहते हैं तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में कैसे पता है, तुम कौन हो, तुम हमारी फैमिली के नाम के बारे में कैसे जानते हो। क्लाउड वन उन्हें पीछे से जाकर किक मारते हुए कहता है बेवकूफ हो, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर तुम्हारे सिंबल्स बने हुए हैं, तुम्हारे वो और वी फैमिली के नाम लिखे हुए हैं। तो जाओशुई कहता है मैंने सुना था कि नॉर्थ डीप सिटी में तुम्हारी वो और वी फैमिली, तुम दोनों की फैमिलीज बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, लोग यहाँ पर हमें क्यों लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग बैंडिट्स कैसे बन गए। तो वो लोग आगे से रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं हम लोग वाकई में बैंडिट्स नहीं है, बल्कि हम लोग तो यहाँ पर अपने लिए कुछ पॉकेट मनी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब से डीप नॉर्थ सिटी डीमंस के कंट्रोल में आया है तब से हमारा यहाँ पर कोई भी होल्ड नहीं बचा। हमारी वो और वी फैमिली हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हम लोग अपने स्फीयर को एक्सपैंड कर सके, यानी कि हम लोग अपनी फैमिलीज को एक्सपैंड कर सके। लोग तो स्पेशली यहाँ पर ल्यू फैमिली के लोगों को स्टॉप करने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि ल्यू फैमिली यहाँ की एक बड़ी फैमिली है, लेकिन उसके लीडर के यहाँ पर ना होने की वजह से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है उनकी फैमिली के ऊपर कब्जा करने का या फिर उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का। जाओशुई से कहता है मुझे ये बताओ क्या ल्यू फैमिली के पैट्रियार्च का नाम ल्यू जैन है, मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारी वो और वी फैमिलीज ये इनको सप्रेस क्यों करना चाहती है। बंदा उसे कहता हाँ उनकी पैट्रियार्च का नाम ल्यू जैन ही है, कुछ अर्सा पहले यहाँ से गायब हो गया था और अभी तक वो वापस नहीं आया। तो इस वक्त ल्यू फैमिली के पास कोई भी पैट्रियार्च नहीं है। जिस फैमिली के पास कोई पैट्रियार्च नहीं है उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि तुम लोग ने यहाँ पर आकर हमारे साथ ये सब कुछ क्यों किया है, तुमने हमें क्यों बंदी बनाया। फिर साथ ही उसे झटका लगता है, वो जाओशुई की तरफ देखकर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ल्यू फैमिली के कोई एक्सपर्ट हो, उन्होंने तुम्हें हायर किया होगा हमें मारने के लिए। अंकल जोंग आगे बढ़ते हैं, जाओशुई से कहते हैं यंग मास्टर मुझे ये बताएं कि आप फैमिली पैट्रियार्च को कैसे जानते हैं, आप ल्यू जैन को कैसे जानते हैं। और जो इसे कहता है मैं उसे कल्टीवेशन के दौरान मिला था, जब मैं नो डीमन अबीस में कल्टीवेट कर रहा था तब मुझे वहाँ पर वो मिला था, मैंने उसकी जान बचाई थी। जब मैंने उसकी जान बचाई तो उसने अपने बारे में बताया कि उसका नाम ल्यू जैन है और ल्यू फैमिली का पैट्रियार्च है। उसने अपने पास से कुछ किंग लेवल के कल्टीवेशन टेक्निक्स थी जो मुझे दी थी, टेक्निक उसने मुझे दी और कहीं कि मुझे मेरे पास बहुत ही कम वक्त बचा है, मेरा एक बेटा है, तुम्हें वापस जाकर मेरे बेटे को ये वाली स्पेशल टेक्निक्स देना होंगी।
तो मैंने उसके पास से वो स्पेशल टेक्निक्स ले ली थी और उससे वादा किया था कि जब कभी मैं उस तरफ जाऊंगा डीप नॉर्थ सिटी में, तो वहाँ पर जाकर इसकी लियू फैमिली में इसके बेटे को जाकर ये सारी टेक्निक्स दे दूंगा। जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि मैं उसकी फाइनल विश को पूरा कर सकता हूँ। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उसके बच्चे को लेवल की सारी टेक्निक्स मिल जाएं, तो अब ये सारी की सारी उसी को मिलेंगी। लियू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। लियू फैमिली के सेन में यहाँ पर काफी सारी चीजों को आग लगी होती है, क्योंकि वी फैमिली और वू फैमिली के लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। वो लोग यहाँ पर आने के बाद इनकी फैमिली के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इनके काफी सारे लोगों को उन्होंने मार दिया होता है। ऊपर से ये वू फैमिली और वी फैमिली के लोग इन लोगों से किंग लेवल की टेक्निक्स मांग रहे होते हैं। वू फैमिली का यंग मास्टर के साथ उसका शायद ग्रैंडपा या बटलर है जो भी है, वो उनसे कह रहा होता है कि हमारा जो पैट्रियार्च था वो हमारे पास कोई भी किंग लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक्स छोड़कर नहीं गया। अरे वू फैमिली और वी फैमिली, तुम लोग हमें यहाँ पर आकर हैरास कर रहे हो। तुम लोग बस यहाँ पर हमें निशाना बना रहे हो क्योंकि हमारे पैट्रियार्च के ना होने की वजह से हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। हम सिटी लॉर्ड को इस बारे में बताएंगे और उसके बाद तुम्हें सजा मिलेगी। तो वी फैमिली का पैट्रियार्च, जिसका नाम वी कियान होता है, वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि सिटी लॉर्ड इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है। शूरा क्लैन के मेंबर्स के डायनेस्टी के ऊपर अटैक करने की वजह से सिटी लॉर्ड इस वक्त उन सभी को मैनेज करने में लगा हुआ है। उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे जैसी एक फैमिली की मदद करने के लिए यहाँ पर आ सके या फिर आकर हमें यहाँ कर सजा दे सके। तो वो फैमिली का पैट्रियार्च अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हारे पास जो भी किंग लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक्स और मेथड्स हैं वो सारे हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे पास इस वक्त कोई भी नेट जान किंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं है और हम दोनों ही नेट जान किंग्स हैं। इसलिए अगर हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहें तो हम दोनों अकेले ही तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बटलर अपने यंग मास्टर से कहता है यंग मास्टर, मैं यहाँ पर आपके लिए टाइम बाय करता हूँ, मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करता हूँ, तब आप यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि वी फैमिली और वू फैमिली के लोग यहाँ पर हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये मौके का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि हमारे पैट्रियार्च यहाँ पर नहीं है। वी फैमिली और वू फैमिली के दोनों ही पैट्रियार्च जल्दी से जंप करते हुए उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें ये बात पता है कि हम तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हारे बचने के चांसेस कम है। और वो उनके करीब पहुंच जाती हैं। जैसे वो उनके पर अटैक करने लगती हैं, इस वक्त पीछे से आवाज आती है। शाओ शुई कहता है जो भी इनके ऊपर हाथ उठाएगा वो मरेगा, और इसी के साथ ही वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हमारा शाओ शुई कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम एक कमजोर फैमिली के ऊपर दोनों मिलकर अटैक कर रहे हो। शाओ शुई उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जबकि लियू फैमिली का यंग मास्टर शाओ शुई से कहता है यंग हीरो, तुमने हमारी जान बचा ली, लेकिन प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा हिसाब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम मुफ्त में इस हाउस में फंस जाओगे, क्योंकि ये दोनों ही काफी बड़ी फैमिलीज हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी वजह से किसी मुश्किल में पड़ो। तो शाओ शुई से कहता है यंग मास्टर, तुम तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही पोलाइटली बिहेव कर रहे हो, तो बस यहाँ पर इन सभी को ये सब कुछ करता हुआ देख नहीं सका, क्योंकि ये लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, इसी वजह से। ऊपर से तुम्हारे डैश मेरे दोस्त हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इन दोनों जोकर्स के उनकी वजह से तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। फैमिली के पैट्रियार्च हमारे याओ से कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत की दाद देना पड़ेगी, तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर खड़े हो गए। हम लोग डीप नॉर्थ सिटी की दो पावरफुल फैमिलीज हैं, हिम्मत कैसी भी अपने कुछ दोस्तों के साथ आकर हमारी फैमिली के मसले में अपनी टांग अड़ाने की। शाओ जी से कहता है ये क्या, तो पहले तो मैंने सुना था कि यहाँ पर 3 बड़ी फैमिलीज थी, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि यहाँ पर 2 बड़ी फैमिलीज हैं। ये बताओ कि लियू फैमिली के अलावा बाकी की 2 बड़ी फैमिलीज कौन सी हैं? वी फैमिली का पैट्रियार्च उसे कहता है लड़के चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना बाद में हमारे पर ब्लेम मत डालना कि हमने तुम्हें मार दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसको मार डालेंगे। इस वक्त अंकल जोंग हमारे याओ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, वो अपनी तलवार को निकालते हैं और उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी फैमिली के यंग मास्टर को थ्रेटन करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरी फैमिली के यंग मास्टर के खिलाफ इस तरह की बातें कर सकते हो? उनके करीब पहुंचने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं कि वो फैमिली के पैट्रियार्च अपनी तलवार को निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। स्पेशली वो फैमिली के पैट्रियार्च, वो तो पीछे दीवार के साथ जाकर पटकते हैं और काफी जख्मी हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं तो एक पीक लेवल का जान किंग है, लेकिन इन लोगों के पास पीक लेवल का जान किंग कहाँ से आया? लगता है कि लियू फैमिली के लोगों ने इन लोगों को बाहर से हायर किया होगा अपनी मदद करवाने के लिए। मास्टर वी से कहते हैं मास्टर वी, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए बुढ़े तलवारबाज को अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाओ। किसी टेक्निक को यूज करो जिससे ये तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ से चला जाए, उसके बाद मैं अकेले इस लड़के को संभाल लूंगा। तो मास्टर वी से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और वो आगे बढ़ते हैं और अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हैं। उनके पास एक क्ला होती है, वो अपनी क्ला को यूज करते हुए सामने की तरफ क्ला को यूज करते हैं, जिससे वो यंग मास्टर को उस क्ला के अंदर लपेट लेते हैं और उसको उठाकर अपनी तरफ खींच कर ले आते हैं। यंग मास्टर को खींचने के बाद वो जल्दी से जंप करते हुए दीवार से बाहर चले जाते हैं, यानी कि वो वहाँ से भाग गया है, तो उसके भागने की वजह से जोंग उसका पीछा करेंगे, यही इनका प्लान था। मास्टर वो शाओ शुई से कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ एक ही नेट जान किंग लेवल का बंदा है, तुम्हारा यंग मास्टर यानी लियू फैमिली का यंग मास्टर इस वक्त वह किडनैप हो चुका है। देखना यह कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, क्या तुम्हारा नेट जान किंग यहाँ पर रहकर तुम्हारी जान बचाता है या फिर जाकर यंग मास्टर लियू की जान बचाता है? शाओ शुई अपने अंकल जोंग से कहता है अंकल जोंग प्लीज जाएं और जाकर मास्टर लियू को वापस लेकर आए, यंग मास्टर लियू को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन आपका क्या होगा, मैं यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए हूँ। शाओ शुई से कहता है अंकल जोंग क्या आप मुझे कम आंक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक छोटा मोटा
बड़ा कीड़ा यानी कि एक इन्नेट जान किंग ये मुझे हरा सकता है। तो यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग सफर करते आ रहे हैं और मैंने अभी तक किसी से फाइट भी नहीं की, तो मुझे यहाँ पर अच्छे से फाइट करनी है। अंकल जोंग उसे कहते हैं ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया, आप इस बंदे को अकेले संभाल लेंगे, ठीक है मैं जा रहा हूँ, जाकर यंग मास्टर लियू को बचा कर लाता हूँ। और वो जल्दी से जंप करता हुआ बाहर चला जाता है। तो मास्टर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया है और मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक पीक लेवल के जान जनरल हो, तुम सभी लोग मिलकर भी मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ोगे तभी तुम लोग मुझसे मैच नहीं हो, तुम लोग इतनी पावरफुल नहीं हो कि तुम एक इन्नेट जान किंग का मुकाबला कर सको। जबकि हमारा जाओ जी बड़ी स्पीड से उसके मुंह के करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इतने सालों से क्यों जिंदा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को हराया है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा एरोगेंट पहले कभी भी नहीं देखा। आज मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रू पावर दिखाने वाला हूँ, तुम्हें पता चले कि सिर्फ और सिर्फ लेवल के अप होने की वजह से असल पावर नहीं आती, बल्कि पावर तो हमारे अंदर होती है। अब शुई की आंखें चमकती है, वो अपने हाथ को ग्राउंड के ऊपर रखता है और पाँव को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है। तो उसने यहाँ पर मास्टर वू को सिर्फ एक ही किक मारी है, जिसकी वजह से मास्टर वू ग्राउंड के ऊपर पटकता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मास्टर जोंग यानी कि अंकल जोंग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अंकल जोंग ने मास्टर लियू को बचा लिया होता है और साथ ही उसके किडनैपर को भी उठा रखा होता है। वो वहाँ पर आता है और कहता है यंग मास्टर मैं वापस आ गया हूँ। उसे कहते हैं यंग मास्टर लियू तो बिल्कुल ठीक है, अब हमें ये बताएं इन लोगों के साथ क्या करना है। अब ये कहता है मैं कोई लालची इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर इन्हें यहाँ से जाना है तो इन्हें कंपनसेट करना होगा, इन्हें सिर्फ 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे या फिर इन्हें पूरे 100 स्पिरिट हर्ब्स हमें देना होंगे और इसके बदले में हम इन्हें यहाँ से जाने देंगे, क्योंकि ये काफी बड़ी फैमिलीज है, इसीलिए पैसा तो इनके लिए कोई भी मसला नहीं रखता। तो उसी वक्त मास्टर वू को होश आ जाती है। वो शाओशुई से कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा लालची हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं, हम लोग 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से लेकर आएंगे या फिर 100 हर्ब्स कहाँ से लेकर आएंगे, हमारे पास इतना कुछ बिल्कुल भी नहीं है। तो शाओशुई से कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास फिलहाल के लिए सब कुछ नहीं है तुम अपनी आजादी बाद में भी खरीद सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें कंपनसेट करने के लिए मेरे साथ बॉर्डर के ऊपर जाना होगा, जाकर शुरा डीमंस के साथ फाइट करना होगी। तो मुझे लगेगा कि तुमने बहुत सारे शुरा डीमंस को मार दिया और अपनी आर्मी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तब लोग तुम दोनों ही आजाद हो जाकर वापस अपनी फैमिलीज में आ सकोगे। तो मास्टर वू से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, आज तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है जो तुम यहाँ पर हमें मजबूर कर सकते हो। हमें मजबूर बिल्कुल भी नहीं कर सकते आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, हम बॉर्डर्स के ऊपर जाकर शुरा डीमंस के साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ताओ से कहता है क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें हराया है, मेरी वजह से मार खाने के बाद तुम ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए हो, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पर तुम्हारी जान ले सकता हूँ और अगले साल इसी दिन तुम्हारा मेमोरियल मनाया जाएगा, फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें मरना है या फिर आर्मी को ज्वाइन करना है। तो वो उसे कहते हैं मैं यहाँ पर ह्यूमिलिएट होने की बजाय मरना पसंद करूंगा, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मानने वाला। और जो यहाँ पर एक और चाल चलता है, वो अंकल जोंग से कहता है अंकल जोंग मैंने सुना था कि आप पॉइजन में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आप बहुत ही अच्छे पॉइजन बनाते हैं। अंकल उसे कहते हैं हाँ मैं बहुत ही अच्छे पॉइजन बनाता हूँ। रावजी कहता है अंकल क्या आपको पता है किसी ऐसे पॉइजन के बारे में जिस पॉइजन को बॉडी के अंदर लेने से आहिस्ता आहिस्ता मरता है, वो बहुत ही स्लो पॉइजन होता है, एंड के ऊपर उसे मरना जरूर होता है, उसका कोई एंटीडोट भी नहीं होता। वो अंकल जोंग से ये वाली बात करता है तो मास्टर वो आगे से रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं प्लीज यंग मास्टर मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज सीनियर मुझे पॉइजन मत देना, हम लोग जो चाहते हैं हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हमारे पास कोई भी स्पिरिट स्टोन्स नहीं है, इसी वजह से हम लोग बॉर्डर पर तुम्हारे साथ चलेंगे और जाकर सूरा डीमंस को मारने में मदद करेंगे। और अपने पास एक पिल निकालता है और उसे कहता है अगर तुम मुझे पहले ये वाली बात कर देते तो मुझे अपनी ये वाली पिल को जाया नहीं करना पड़ता, लेकिन अब अफसोस अब मुझे इस पिल को यूज करना पड़ेगा, जबकि हमारी पूरी डायनेस्टी काफी ज्यादा मुश्किल में, शुरा डीमंस ने अटैक किया हुआ है जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट कम हो चुकी है। तुम दोनों की बड़ी फैमिलीज यहाँ पर एक तीसरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने पर लगी हुई है ताकि उनकी फैमिली के ऊपर कब्जा कर सके। तुम लोगों की सोच बहुत ज्यादा घट गया, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। वो उसका मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर उस पिल को डाल देता है और वो पिल वो निकल जाता है। देर के बाद यंग मास्टर लियू हमारे जाओ से कहता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली है। लियू फैमिली में इस वक्त सिर्फ 40 लोग बचे हैं, मैं अपनी लियू फैमिली के 40 लोगों के साथ हमेशा के लिए आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। जाओ जी से कहता है यंग मास्टर लियू प्लीज आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर किसी और के बिहार पर ये सब कुछ कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। के फादर से मिला था, सीनियर लियू चैन से मैं एक बार मिला था, मरने से पहले उन्होंने मुझे अपने पास से काफी सारी किंग लेवल की टेक्निक्स दी। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं डीप नॉर्थ सिटी में जाता हूँ तो वहाँ पर जाने के बाद उनके बेटे को ये सारी टेक्निक्स वापस दे दूं, तो मैं यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हें देने के लिए आया हूँ। अगर तुम इन सारी टेक्निक्स को मास्टर करते हो तो तुम एक नए लेवल तक पहुँच सकते हो और तुम दोबारा से अपनी लियू फैमिली को राइज करवा सकते हो। यंग मास्टर लियू हमारे याओशुई को देख रहा होता है तो उसकी नजर में याओशुई हैंडसम हीरो की तरह होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए। हमारे याओ को भी ये बात महसूस हो जाती है, वो भी वहाँ पर काफी हैरान होता है। तो यंग मास्टर लियू से कहता है यंग मास्टर मैंने सुना है कि आप बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, अब जब कि आप बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अलाउ करें आपके साथ चलने को, आपका सारा काम किया करूंगा, मैं आपका सामान उठाऊंगा, आपके कपड़े धो दूंगा, अगर आप कुछ और भी करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने याओ को इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है। याओ से कहता है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि तुम एक यंग मास्टर हो, तुम न्यू फैमिली के यंग मास्टर हो, फ्यूचर में तुम एक पैट्रियार्क
पैट्रियार्च बनने वाले हो, इसलिए तुम मेरे साथ बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। यंग मास्टर लियू फिर से उसे कहता है, यंग मास्टर जाओ प्लीज यहाँ पर अपनी बात को दोबारा से रिकंसीडर करें, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ, मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत है। अपनी लियू फैमिली को अच्छे से लीड नहीं कर सकता, अगर मैं आपके साथ बॉर्डर पर नहीं जाता तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, प्लीज मुझे अपने साथ ले चले। तो जाओ उसे कहता है, तुम हमारे साथ कैसे चल सकते हो, तुम तो लियू फैमिली के यंग मास्टर बनने वाले पैट्रियार्च हो, यहाँ पर रहकर अपनी फैमिली के बारे में देखभाल करनी चाहिए, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकते। तो अंकल सोंग आगे बढ़ते हैं और जाओ से कहते हैं, यंग मास्टर जाओ, मुझे लगता है कि आपको इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पहले से यान जनरल राम में पहुंच चुका है, इसको तो कंसीडर किया जाता है एक जीनियस, इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमें यहाँ पर किसी लोकल की सपोर्ट की जरूरत है, हमें रास्ते के बारे में नहीं पता, ये हमें रास्ते को गाइड करेगा और हमें उस जगह के ऊपर पहुंचा देगा। हमारे जाओ की यहाँ पर कोई बात नहीं सुन रहा होता, चेंग और क्लाउड वन दोनों पीछे खड़े ये सब कुछ देख रही होती है, वो दोनों कह रही होती है, हमारा ब्रदर जाओ तो ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इतना हैंडसम है कि लड़कियां और लड़के दोनों ही इसको पसंद करते हैं। यंग मास्टर लियू का जो बटलर होता है वो हमारे जाओ से कहता है कि जनरल लॉन्ग ने तुम्हें अपने हाथों से खुद ही सिलेक्ट किया है कि तुम वाकई में एक जीनियस हो, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। तो यहाँ पर आपस में सेटलमेंट करने के बाद ये सभी लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यंग मास्टर लियू भी इनके साथ हो लेता है, ये सभी लोग अपने घोड़ों के ऊपर बॉर्डर्स की तरफ आगे की तरफ बढ़े होते हैं। वहाँ पर उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है। जाओ कहता है कि हम लोग बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं, बॉर्डर तो बिल्कुल एक वेस्टलैंड की तरह है, बिल्कुल एक डेजर्ट की तरह, यहाँ पर तो कोई ग्रास भी नहीं उगी हुई, लेकिन फिर भी हमारे गार्ड यहाँ पर रहते हैं, वो सारा साल यहाँ पर रहते हैं और हमारे एरिया को गार्ड करते हैं। कल सॉन्ग हमारे जाओ से कहते हैं, तुम बहुत बड़े जीनियस हो, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, अपनी एज के हिसाब से तुम ज्यादा जीनियस हो, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, वो सारे के सारे एलीट सोल्जर्स हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन उन सभी को भी जब यहाँ पर लाया गया था वो सभी लोग भी यंग मास्टर तुम्हारी एज के बराबर थे, लेकिन अब वो सभी लोग यहाँ पर रहते हुए बहुत ज्यादा कठोर हो चुके हैं। सारे यंग वॉरियर्स को जब यहाँ पर लाया जाता है तो यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर लाने के बाद इनकी फाइट शुरा डीमंस के साथ होती है, दूसरी तरफ से शुरा डीमंस अटैक करते हैं और उनके साथ फाइट करने के बाद बच्चे बच जाते हैं, वो एलीट वॉरियर्स बन जाते हैं। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था अंकल जोंग भी कभी यहीं पर लाए गए थे और वो भी यहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर एक वॉरियर थे और उसके बाद इनकी पोस्टिंग वापस घर में कर दी गई। जाओ उसे कहता है, अंकल जोंग मुझे बताएं कि हम लोग बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं। अंकल जोंग उसे कहते हैं, हाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर सामने फाइनल नॉर्दर्न सिटी होता है, इंसानों का फाइनल सिटी, और उसके आगे शुरा डीमंस का इलाका आ जाता है। तो वहाँ पर इनके लिए दरवाजा खोला जाता है और ये सभी लोग अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं तो फाइनली हम लोग नॉर्दर्न सिटी में पहुंच आए हैं। अंदर आने के बाद हमारा जाओ अंकल जोंग से कहता है, अंकल जोंग ये क्या, ये तो फाइनल नॉर्दर्न सिटी है, लेकिन यहाँ पर तो गार्ड्स बहुत ज्यादा कम है, यहाँ तक कि दरवाजे के ऊपर भी कोई भी गार्ड खड़ा नहीं था, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा, ये सारे घर खाली हैं। अंकल जोंग उसे कहते हैं, यंग मास्टर तुम पहले यहाँ पर नहीं आए, इसी वजह से समझ सकते हैं कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। लोग इस वक्त फाइनल नॉर्दर्न सिटी में है, ये वाला इलाका बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ये सिटी बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिटी है और हमारे सोल्जर्स यहाँ पर आकर रहते हैं, इसी वजह से यहाँ के रहने वाले लोकल लोग वो दूसरी जगह के ऊपर चले गए हैं, वो दूसरी जगह पर अपने घरों में चले गए हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लोग ही रह गए हैं। ये एक बड़ी वजह हमारे जनरल लॉन्ग की वजह से भी है। जनरल लॉन्ग वो जब से यहाँ से बाहर गए हैं, उन्हें धोखा दिया गया और उन्हें यहाँ से डिपोस्ट किया गया, उसके बाद से यहाँ के हालात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, यहाँ के लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर अब जनरल का राज नहीं चलता, बल्कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का राज चलता है, वो जो भी ऑर्डर्स देते हैं उन्हीं ऑर्डर्स को पूरा किया जाता है। जुनजी कहता है, लगता है कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी को सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उन सभी को सच्चाई के बारे में बताना होगा कि मेरे ग्रैंडपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारा शुरा डीमंस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। पर जाने के बाद हम उन सभी को ये बात समझा सकते हैं कि लॉन्ग फैमिली की रेपुटेशन खराब की जा रही है, कोई हमारे पर इल्जाम लगा रहा है। वहाँ पर जाकर कुछ अचीवमेंट्स को हासिल करना होगा ताकि मैं अपनी लॉन्ग फैमिली के नाम के ऊपर लगे हुए दाग को हटा सकूं। ये लोग जब चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर सामने से एक मार्शल निकल कर आता है, उसे देखकर कहता है, जनरल जोंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, काफी लंबे अरसे के बाद तुम यहाँ पर आए हो, लगता है कि लॉन्ग फैमिली ने अपने कुछ लोगों को भेजा है, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम लोगों को क्यों भेजा है। इस बंदे का नाम डोंगफेंग मो होता है, जो कि नेट जान किंग है। तुम्हारा जाओ से कहता है, लगता है कि तुम्हें कभी किसी ने इस बारे में नहीं बताया कि यहाँ पर हमें क्वांटिटी को नहीं देखना चाहिए बल्कि क्वालिटी को देखना चाहिए। लॉन्ग फैमिली ने अपने जिन लोगों को भेजा है वो सबसे बेस्ट से बेस्ट है। डोंगफेंग उसे कहता है, लड़के अब तुम कौन हो जो यहाँ पर इतनी एरोगेंटली बात कर रहे हो। तो जाओ उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जाओ जुई है। बर्तार उसे कहता है, तो इसका मतलब यह है कि तुम उस बूढ़े खुदसट उस जनरल के ग्रैंडसन ला हो, तो वाकई में एक फर्स्ट क्लास के जीनियस हो, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम काफी ज्यादा यंग हो। कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ पर भेज क्यों दिया, तुम तो सिर्फ एक छोटे से बच्चे हो, एक छोटे से बच्चे को बॉर्डर के ऊपर भेज दिया गया है हमारे पूरे एरिया को गार्ड करने के लिए। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वापस अपने घर में जाना चाहिए। फैमिली के लोग आर्मी में अपने बेबीज को भेज रहे हैं ताकि उन्हें नर्सिंग दी जा सके। डोंगफेंग के साथ उसके दो और साथी भी होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं, जब से हमें पता चला है कि लॉन्ग फैमिली के लोग शुरा डीमंस के साथ मिले हुए हैं और उनके साथ मिलकर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, लगता नहीं है कि जनरल लॉन्ग वो यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। वो अब सोल्जर्स के सामने अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, इसी वजह से उन्होंने अपने ग्रैंड सन इन लॉ को यहाँ पर भेज दिया है। शाह उनकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद वो अपनी तलवार निकालता है और सामने की तरफ 2 स्ट्राइक्स लगाता है और उन दोनों को वहीं पर मार देता है। वो दोनों सोल्जर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं
होते हैं और मर जाते हैं। जाओशी कहता है। डोंगफेंग भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो डर के मारे पीछे की तरफ हट जाता है। बाकी के सारे सोल्जर्स वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि इस लड़के ने क्या कर दिया, इस लड़के ने अपने ही 2 सोल्जर्स को मार दिया है। डोंगफेंग चिल्लाकर कहता है, जाओशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने इंपीरियल गार्ड्स को मारने की, तुमने 2 इंपीरियल गार्ड्स की जान ली है, तुम एक गद्दार। वो अपने गार्ड से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और कोई इसको पकड़ लो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है ये तो वाकई में लॉन्ग फैमिली का ग्रैंडसन इन लॉ होने के लायक है। उसी की तरह ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, इसने मेरे 2 लोगों की जान ले ली है, दोबारा इसको गुस्सा दिलाया तो ये और भी कुछ कर सकता है। तो जनरल डोंगफेंग के साथ उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी और बुरी हालत में होते हैं। उनमें से एक उसे कहता है, जनरल हमें नहीं लगता कि हम लोग इस लड़के के ओपोनेंट है, तुम हमें इसे पकड़ने के लिए आगे भेज रहे हो, ये तो हमें मार डालेगा। इसी वक्त उस बेचारे बंदे के ऊपर पीछे से अटैक होता है, कोई अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। ये गार्ड्स डोंगफेंग के अपने गार्ड्स हैं, वो उस बेचारे सोल्जर को मार देते हैं क्योंकि उसने ऑर्डर्स को मारने से मना किया है। वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जनरल के ऑर्डर्स को मारने से मना करने की, जनरल डोंगफेंग ने जो ऑर्डर्स दिए उन्हें पूरा करना होगा। कि वो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कोई मेरी जान बचाओ, लेकिन अब जान कैसे बच सकती है, उसकी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसी होती है और वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। और उसके बाद वो इंपीरियल गार्ड कहता है कोई आगे बढ़ो और इसको पकड़ लो। पर वी फैमिली और वो फैमिली के पैट्रियार्च को भी दिखाते हैं, वो दोनों वहाँ पर बैठे रो रहे होते हैं और कहते हैं प्लीज हमें तो छोड़ दो, हम लोग तो इनके साथ रास्ते में जुड़े हैं, ये हमें जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम हमें यहाँ से जाने देते हो तो हमारी वो फैमिली और वी फैमिली हर साल तुम्हें यहाँ पर ट्रिब्यूट्स पेश करेगी और हर साल तुम्हें यहाँ पर मुआवजा भेजा करेगी। तुम्हारा जाओशी उन लोगों से कहता है तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर गद्दारी की है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर रिबेल कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पर कैसे गद्दारी की, क्या कोई तुम में से है जो मुझे एक्सप्लेन कर सके। डोंगफेंग उसे कहता है तुमने यहाँ पर इंपीरियल सोल्जर्स की जान ली है, तुमने 2 सोल्जर्स को मारा है, क्या तुम्हें लगता है कि इसको गद्दारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा जाओशी उसे कहता है तुमने यहाँ पर जिस अंकल को मारा है उस जख्मी सोल्जर को, क्या वो यहाँ पर एक बॉर्डर गार्ड नहीं था, तुमने बॉर्डर गार्ड की जान ली है, तुम यहाँ पर देख नहीं रहे यहाँ पर जो बॉर्डर के सोल्जर्स हैं उन सभी की हालत कितनी खराब है, वो सभी लोग पट्टियों में लिपटे हुए हैं और उनके पास जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत ज्यादा खराब है। इंपीरियल गार्ड्स के पास उनके पास अच्छे वेपन है और अच्छे वेपन होने के साथ साथ बिल्कुल अच्छी सेहत में भी है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हमारे बॉर्डर गार्ड्स को यूज कर रहे हो। हमारी लॉन्ग फैमिली यहाँ पर हुआ करती थी, अब तो इन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाते थे और साथ इन सभी को ढेर बार खाना भी मिलता था। डोंगफेंग यू तुम्हारे अंदर जितने भी सोल्जर्स आते हैं, तुम्हारे अंदर जितने भी इंपीरियल गार्ड्स आते हैं वो सारे के सारे ही बहुत बड़े कमीने और घटिया इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपने इन सारे गार्ड्स के बारे में जरा सी भी फिक्र होगी जो कि यहाँ पर जख्मी है। सारे गार्ड के पास सुनने के बाद रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है, जब जनरल लॉन्गवू यहाँ पर हुआ करते थे वो हमारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे, वो हमारे साथ ही मिलकर यहाँ पर फाइट किया करते थे, यहाँ तक कि जनरल लॉन्ग ने हमें शुरा डीमन से बचाया भी था। इंपीरियल गार्ड उन सभी गार्ड्स की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं। 2 इंपीरियल गार्ड जल्दी से जंप करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमारी लॉन्ग फैमिली वाले शुरा डीमंस के साथ मिले हुए हैं, तुम लोग यहाँ पर आकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हारी लॉन्ग फैमिली निर्दोष है। जबकि फी चैंग और क्लाउड वन दोनों से जल्दी से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे ब्रदर के ऊपर अटैक करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ब्रदर की फैमिली के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हो। क्लाउड वन के पास एक इंपीरियल गार्ड पहुंच जाता है, वो पीछे वाली साइड से उसके पास पहुंचता है और हंसते हुए उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कौन है, हम लोग सबसे बेस्ट हैं, बॉर्डर गार्ड्स हैं और तुम लोग क्या हो, तुम तो बस छोटे में से चूजे हो। दूसरा इंपीरियल गार्ड फी चैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि हमारा फी चैंग और क्लाउड वन दोनों इंपीरियल गार्ड को पीटने के बाद वो उन दोनों को उठाकर उसकी तरफ ले आते हैं और जाओशी से कहते हैं ब्रदर ये लोग तो कह रहे थे ये लोग एलीट वॉरियर्स हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे अब शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं लॉन्ग फैमिली ही बिल्कुल ठीक थी, लॉन्ग फैमिली के जनरल जब यहाँ पर हुआ करते थे हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार हुआ करता था, लॉन्ग फैमिली वाले शुरा डीमंस के साथ कैसे मिल सकते हैं, वो शुरा डीमन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यहाँ पर लॉन्ग फैमिली के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेगा हम सभी सोल्जर उसका मुकाबला करेंगे, हम सभी सोल्जर लॉन्ग फैमिली के साथ हैं। तो डोंगफेंग भी यहाँ पर सब कुछ सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है लड़के ने यहाँ पर क्या कर दिया, इन सभी लोगों को बगावत पर उकसा दिया है, ये सभी लोग तो हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग फैमिली की रेपुटेशन को ठीक करने के लिए आया है। इस वक्त साइड के ऊपर से एक और जनरल आ जाते हैं, वो कहते हैं अंकल जोंग क्या तुम यहाँ पर सन इन लॉ को लेकर आए हो। वो जनरल सीधा वहाँ पर आते डोंगफेंग को उसकी गर्दन से पकड़ता और दबाते हुए उसे कहता है मैं जहाँ पर भी देखता हूँ तुम वहीं पर पहुँच जाते हो, जाओ दफाओ जाकर अपना काम करो, मैंने तुम्हें एक काम दिया था जाकर अपने काम को पूरा करो। ये लेफ्टिनेंट जनरल होता है, इसका नाम जाओ ही होता है। अंकल जोंग भी वहीं पर होते हैं, अंकल जोंग उसे कहते हैं इस लड़के को यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर पहुंचे डोंगफेंग ने अपने लोगों के साथ हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश की और साथ इसको धमकाने की भी कोशिश की है। जाओ ही इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डोंगफेंग से कहते हैं डोंगफेंग तुम ये करना चाहते हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोंग फैमिली वालों ने अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ को यहाँ पर भेजा है ताकि वो लोग यहाँ पर आकर हमारी मदद कर सके और उन्होंने मुझे पहले से इस बारे में इन्फॉर्म किया था, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और तुम खुद से यहाँ पर आकर को डील करे और वो भी बहुत ही बुरी तरह से, क्या तुम मरना चाहते हो। डोंगफेंग और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद जाओ ही आगे बढ़ते हैं और हमारे जुंजी से कहते हैं प्लीज बेटा मुझे माफ करना, यहाँ पर लेट हो गया, अगर मैं जल्दी यहाँ पर आता तो ये डोंगफेंग तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता था। जाओ जी उसे कहता है जनरल आपको यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत है, अब मुझे यहाँ पर यंग मास्टर मत कहें, आप मुझे जाओ जी कह सकते हैं। साथ ही हमारा
प्रिंस ये सोच रहा होता है जाओ की कल्टीवेशन अंकल जोंग की कल्टीवेशन के बराबर ही होगी, लेकिन इसकी कल्टीवेशन के साथ साथ इसकी पावर बहुत ज्यादा डेंस है। करीब खड़े होने पर मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी पावर कितनी ज्यादा है। जाओ इसे कहते हैं तुम तो वाकई में लॉन्ग फैमिली के दामाद होने के लायक हो, तुम बहुत ज्यादा पोलाइट और नरम दिल हो। चलो ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लॉन्ग फैमिली की बाकी की आर्मी से जाकर मिलवाता हूँ, बाकी सभी लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर चलते हुए रास्ते में जाओ इसे कहते हैं मैंने यहाँ पर आते हुए रास्ते में सुन लिया था कि डोंगफेंग तुम्हें तंग कर रहा है। अब पर आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने देखा कि तुमने कितनी आसानी के साथ उसको संभाल लिया। तुम्हारे पास दिमाग और पावर दोनों ही है। लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारी लॉन्ग फैमिली को चौथा मार्शल भी मिलने वाला है। हमारे पास पहले से 3 मार्शल्स हैं और 2 जनरल्स भी हैं। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ देखते हैं वी फैमिली और वो फैमिली के एल्डर्स की तरफ देखकर वो कहते हैं ये दोनों तुम्हारी लॉन्ग फैमिली का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लगते और ये दोनों इनेट जान किंग लेवल पर हैं। ये दोनों कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो अंकल जोंग उसे कहते हैं इन दोनों को हमारे यंग मास्टर ने रस्ते में चूज किया था और इन दोनों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ये हमारे यंग मास्टर के साथ यहाँ पर आर्मी को ज्वाइन करेंगे। आगे से फिर से इतना शुरू कर देता है और कहता है मेरे यंग मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है, ताकि 2 इनेट जान किंग ये लोग भी यहाँ पर इसको फॉलो करने पर तैयार हैं और इसको फॉलो करते हुए आर्मी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो जाओ ही हमारे याओजुई को सारे सोल्जर से मिलवाने के बाद जब वापस टेंट की तरफ आ रहे होते हैं तो वहीं पर एक टेंट के बाहर डोंगफेंग खड़ा होता है। जाओ उसे कहते हैं डोंगफेंग अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है ग्रैंड मार्शल जहाँ पर टेंट के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अंदर आना चाहिए। तुम लोगों ने रास्ते में जो कुछ भी किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुमने हमारे सोल्जर्स की जान लिया, वहाँ पर 2 सोल्जर्स को जान से मार डाला, ऊपर से तुमने डोंगफेंग मो को भी काफी ज्यादा धमकाया था। अब जहाँ पर तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तो वो लोग टेंट्स के अंदर आ जाते हैं, जबकि वहाँ पर डोंगफेंग मो पहले से मार्शल के पाँव में बैठा होता है। सभी लोग ग्रैंड मार्शल के सामने जाकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि ग्रैंड मार्शल कहता है ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, टॉप लेवल के जनरल की पीक पर पहुंच चुका है। इस लड़के की कल्टीवेशन स्पीड तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। अगर ये लड़का किसी बुरी सिचुएशन में नहीं फंस जाता तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये एक बहुत ही अच्छा जनरल बन सकता है। तो डोंगफेंग मो चिल्लाकर ग्रैंड मार्शल से कहता है ग्रैंड मार्शल ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। जैसे ये यहाँ पर आया हम लोग सिर्फ इससे बात कर रहे थे, इसने मेरे 2 इंपीरियल गार्ड्स को मार दिया। ये नहीं लगता कि इसे आर्मी में होना चाहिए, आपको इसको आर्मी से निकाल देना चाहिए, इसको निष्कासित कर दें। जाओ ही भी चिल्लाकर उसे कहते हैं डोंगफेंग मो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फिर से वही वाली बात करने की? मैंने तुम्हें उस वक्त ही कहा था कि इस बात को भूल जाओ। ग्रैंड मार्शल भी उन दोनों से कहते हैं बस बहुत हो गया, मैंने तुम लोगों से इस बारे में नहीं पूछा, इस वजह से तुम सभी लोग खामोश रहो, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरी बात सुनो। तो ग्रैंड मार्शल माने याओजुई से कहते हैं याओजुई अब जबकि तुम आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आर्मी के अपने रूल्स होते हैं। अगर तुम आर्मी को ज्वाइन करोगे तुम्हें आर्मी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तुम आर्मी रूल्स को डिसोबे करते हो तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी, चाहे तुम जनरल ही क्यों ना हो, चाहे तुम जनरल लॉन्ग के सन इन लॉ ही क्यों ना हो। याओजुई ने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है ग्रैंड मार्शल मैं जहाँ पर हर किस्म की सजा को भुगतने को तैयार हूँ, मैं रूल्स को फॉलो करूंगा क्योंकि मैं आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जो आपको सुनना पड़ेगी। ग्रैंड मार्शल उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो हमारा याओजुई अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सारे के सारे दोस्तों को मेरी ही यूनिट के अंदर डाल दें, यानी कि हम सभी लोग एक ही यूनिट में रहना चाहते हैं, मैं इन सभी को अपने साथ लेकर आया हूँ। तो ग्रैंड मार्शल उसे कहते हैं ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि जान जनरल लेवल से भी अबव के एक्सपर्ट्स हैं, इनमें से कुछ इनेट जान किंग्स हैं। तुम चाहते हो कि सारे सोल्जर्स को सिर्फ एक ही यूनिट में डाल दिया जाए, इससे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अंकल जोंग उसे कहते हैं ग्रैंड मार्शल मैं तो अब काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, इसी वजह से मैं बैटल फील्ड के ऊपर जाकर फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मास्टर के साथ ये दोनों सबऑर्डिनेट्स हैं, ये दोनों इसके सबऑर्डिनेट्स हैं और ये मेरे यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ ही रहेंगे, ये दोनों उसी की यूनिट में जाएंगे। ग्रैंड मार्शल उन दोनों की तरफ देख रहा होता है, यानी कि वी फैमिली और वो फैमिली के एल्डर्स की तरफ देख रहा होता है कि वो दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो दोनों इनेट जान किंग लेवल पर हैं। सोच रहा होता है कि शायद लॉन्ग फैमिली वालों ने इन लोगों को हायर किया होगा याओजुई को रास्ते में प्रोटेक्ट करने के लिए। इस लड़के की प्रोटेक्शन इनेट जान किंग्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये फ्यूचर में काफी सारी अचीवमेंट्स हासिल करेगा, इसकी साइड पर होना चाहिए। डोंगफेंग मो अभी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो मार्शल से कहता है मार्शल ये दोनों इनेट जान किंग्स हैं, आपको नहीं लगता कि दोनों इनेट जान किंग को अगर हम लोग एक यूनिट में डाल देंगे तो बाकी के यूनिट्स का क्या होगा? ये लोग सिर्फ मिलिट्री अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए एक ही यूनिट में इतने सारे इनेट जान किंग्स को रखना चाहते हैं कि याओजुई को मेरिट्स मिल सके। थर्ड प्रिंस भी वहीं पर बैठा था। थर्ड प्रिंस कहता है हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी यहाँ पर इस सारी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। याओजुई उनसे कहता है जबकि आप लोगों यहाँ पर इस फैसले को सपोर्ट नहीं किया तो फिर ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, हम सभी लोग अपनी अलग अलग यूनिट्स में चले जाएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आपको हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जहाँ पर हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही यूनिट में काम कर सकें। इसी के साथ ही हमारा याओजुई पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। थर्ड प्रिंस अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है याओजुई तुम समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो क्या चीज? मैं तुम्हारे सामने जहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम मेरे सामने से चुपचाप पीछे की तरफ मुड़ गए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आ सकते हो और अपनी मर्जी से जा सकते हो? थर्ड प्रिंस अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हवा में उड़ना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। देखने वाले काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है और ये अपनी ड्रैगन की को भी रिलीज कर रहे हैं। याओजुई वहीं पर रुकता है और थर्ड प्रिंस से कहता है तो थर्ड प्रिंस तो फिर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा? तो थर्ड प्रिंस उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो 2 सबऑर्डिनेट
सबॉर्डिनेट्स हैं उन दोनों को यहीं पर छोड़ जाओ, तुम अकेले यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो नहीं जाएंगे। तो जाओ भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं उन दोनों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाला तो फिर क्या कर लोगे। थर्ड प्रिंस इंपीरियल गार्ड से कहता है जल्दी से जाओ, जाकर उसको पकड़ लो। तो दो गार्ड जल्दी से जंप करते हुए उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उसी वक्त फीचेंग और क्लाउड उन दोनों के सामने आ जाते हैं और उन दोनों को वहीं पर ब्लॉक करते हैं और कहते हैं अभी हमारे ब्रदर को अरेस्ट नहीं कर सकता, अगर तुम्हें मेरे ब्रदर को अरेस्ट करना है तो पहले मुझे अरेस्ट करना होगा। झाओ शुई से कहता है अगर मैं झाओ शुई इस कैंप को छोड़कर जाना चाहता तो तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर रोक कर रख सकता है। थर्ड प्रिंस का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। थर्ड प्रिंस अपनी पावर को रिलीज करते हुए हमारे झाओ शुई के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है, जबकि झाओ ही उसे कह रहा होता है प्लीज थर्ड प्रिंस शांत हो जाए, कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, प्लीज शांत हो जाए। एंड मार्शल टाई वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, तो जनरल से भी ज्यादा एरोगेंट है कि इस लड़के को यहाँ पर एक अच्छा सबक मिलने वाला है क्योंकि इसने थर्ड प्रिंस को गुस्सा दिलाया है। डोंग फेंग भी वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है कि इस बंदे ने थर्ड प्रिंस को गुस्सा दिला दिया। अब देखते हैं कि ये लड़का कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा क्योंकि थर्ड प्रिंस तो काफी ज्यादा पावरफुल है। डोंग फेंग मो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन अंकल जोंग वहाँ पर पीछे खड़े सब कुछ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं यंग मास्टर तो जनरल लॉन्ग वू से भी काफी ज्यादा पावरफुल लगते हैं। जब वो इस उम्र में थे वो भी काफी ज्यादा एरोगेंट थे, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा एरोगेंट है कि बहुत ही जल्दी हमारी लॉन्ग फैमिली को एक बहुत ही पावरफुल जनरल मिलने वाला है। हमारा झाओ जी वहाँ पर पहले थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता है, उसके बाद अपने पास से टोकन निकालता है। ये वही टोकन है जो कि मास्टर टैंग उसे देकर गए थे। वो उस टोकन को सामने रखते हुए कहता है तुम में से किसकी हिम्मत है जो मुझे यहाँ पर अरेस्ट कर सके। तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग उस टोकन को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमारा झाओ जी उनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा टोकन है, ये एक इंपीरियल टोकन है। इंपीरियल टोकन को देखने के बाद भी तुम सभी लोग मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे। तो वहाँ पर जितने इंपीरियल गार्ड होते हैं वो सभी लोग अपने घुटने टेक देते हैं, सभी लोग अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, जबकि थर्ड प्रिंस अभी वहीं पर खड़ा होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास इंपीरियल टोकन कैसे हो सकता है। हमारे झाओ जी से कहता है तुम्हारे हाथ में जो टोकन है ये फेक है, ये बिल्कुल फेक है। तुम्हारा झाओ जी कहता है थर्ड प्रिंस क्यों ना तुम यहाँ पर आओ और करीब आकर इसको देखो और इसको चेक करो क्या ये फेक है या फिर असली है। प्रिंस बेचारा और भी ज्यादा हैरान होता है और वो आगे नहीं बढ़ता। झाओ जी कहता है तुम इस टोकन को देखने के बाद भी यहाँ पर अपने घुटने नहीं टेक रहे, क्या कहीं तुम बगावत तो नहीं करना चाहते। वो भी जल्दी से वहीं पर अपने घुटने टेक देता है। थर्ड प्रिंस भी हमारे झाओ जी के सामने झुक जाता है। तो झाओ जी से कहता है मैं और मेरे ब्रदर्स ने आपस में कसम खाई हुई है, हम तीनों स्वयं ब्रदर्स हैं और हम तीनों इकट्ठे जिएंगे इकट्ठे मरेंगे। हम लोग बैटलफील्ड के ऊपर फाइट करने के लिए आए थे ताकि हम लोग दुश्मन को हरा सके, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। झाओ जी अपने सारे के सारे साथियों को ले लेता है और कहता है मैं तुम्हारी इंपीरियल गार्ड आर्मी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बल्कि मैं वॉलंटियर आर्मी को जाकर ज्वाइन करने वाला हूँ, जहाँ पर हम सभी लोग आर्मी को अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हैं। अपने इस टोकन को यूज करते हुए सभी को वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। किसमें इतनी हिम्मत है जो हमें रोक सके? उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती जो कि इनको रोक सके, क्योंकि हमारे झाओ जी के पास एम्परर का इंपीरियल टोकन है। एक सीन में आर्मी बैरिक्स का दिखाया जाता है जहाँ पर वॉलंटियर आर्मी होती है। झाओ जी कहता है अंकल जोंग आपको देखकर लगता है कि आप काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं क्योंकि मैंने आर्मी को ज्वाइन करने से मना कर दिया, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे पास अपने प्लान्स हैं। मैं ग्रैंडपा की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरने वाला, मैं जहाँ पर आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आया था तो आर्मी ही ज्वाइन करूंगा। अंकल जोंग उसे कहते हैं यंग मास्टर क्या आपको पता है कि आपने वहाँ पर क्या किया है? आपने इंपीरियल टोकन दिखाते हुए वहाँ पर कितने लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ग्रैंड मार्शल इसके साथ थर्ड प्रिंस और वहाँ पर डोंग फेंग वैसे जैसे बहुत सारे जनरल थे, वो सभी लोग आपके सामने अपना सर झुकाए हुए थे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि हमारी लॉन्ग फैमिली आज भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब मसला यहाँ पर यह है कि हम लोग वॉलंटियर आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वॉलंटियर आर्मी में जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है और उन सभी को फॉर्मली ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। मुझे ये बताओ कि तुम इस सब मसले से कैसे निपटने वाले हो? तुम उस आर्मी को कैसे इस्तेमाल करोगे? झाओ जी से कहता है अंकल जोंग मैं यहाँ पर सभी लोगों को पहले प्रोटेक्शन दूंगा, वॉलंटियर आर्मी के लोगों का दिल जीतूंगा और उसके बाद उनको इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको वापस चले जाना चाहिए, आप बार बार यहाँ पर हर बात के ऊपर परेशान हो रहे हैं। अंकल जोंग सोच रहे होते हैं यंग मास्टर को कुछ और दिनों के लिए फॉलो करना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि यंग मास्टर क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। झाओ जी अपने सेकंड और थर्ड ब्रदर से कहता है सेकंड ब्रदर मैं तुम्हें यहाँ पर एक नया टास्क दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वॉलंटियर आर्मी के बारे में सिर्फ 2 दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाओ। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन इनका लीडर है, किसकी वो सभी लोग बात मानते हैं। हर टाइम मुझे उन सभी की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर और क्या कर रहे हैं। तो फीचेंग और क्लाउड दोनों ही से कहते हैं ठीक है ब्रदर हम तुम्हारा काम कर देंगे। कुछ दिन के बाद वो दोनों भाई अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद झाओ जी को अपने साथ लेते हैं और उसे अपने साथ लेने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वॉलंटियर आर्मी का डिप्टी लीडर जो होता है अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और सभी लोगों के सामने शो ऑफ कर रहा होता है। फीचेंग झाओ को बताता है कि ये डिप्टी लीडर है, ये अपने आप से इन सभी का डिप्टी लीडर बन गया क्योंकि ये बाकी सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये यहाँ पर अपने आप को इन सभी के सामने अपने पावर्स को शो करवाते हुए सभी को अमेज कर रहा है। पहले ग्रैंड मार्शल टाई उसको अपनी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए एक बार दावत दे चुके हैं, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया था क्योंकि इसे लगता है कि इसके पास वॉलंटियर आर्मी है, इसके पास अपनी आर्मी है, इसी वजह से इसने इंपीरियल गार्ड को ज्वाइन करने से मना किया था। सामने की तरफ दिखाते हैं तो वहाँ पर वॉलंटियर आर्मी का वाइस लीडर
होता है जो कि अपने बाले के साथ उन सभी लोगों के सामने बड़े अजीब से करतब कर रहा होता है, यानी कि प्रैक्टिस करते हुए उन सभी को अमेज कर रहा था और सभी लोग वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं और उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। साथ ही फीचिंग हमारे जाओ से कहता है क्या तुम्हें वहाँ पर सामने वो अलग सा दिखने वाला बुढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है, इसका सर्वेंट है और वो जान किंग लेवल का एक्सपर्ट है, उसका नाम मास्टर जैन जैन है, उसके पास भी इसी तरह की एक कोल्ड आयरन स्वर्ड है। लगता है कि इस मास्टर और सर्वेंट को हमें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा जाओ अपने दोस्तों के साथ चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसे वहीं पर रोकते हैं, वो उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, चलो जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है ये किस जगह का नाम क्या है। तुम्हारा जाओ से कहता है जाओ जाकर अपने डिप्टी लीडर डान डाओ को बता दो कि मैं यहाँ पर उसे चैलेंज करने के लिए आया हूँ, मुझे उसका सेल्फ वार्डेड टाइटल चाहिए, मुझे डिप्टी लीडर बनना है और मैं उसे चैलेंज करूंगा। सुनने के बाद गार्ड उसे कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर ये सारी बात करने की। तुम्हारा जाओ आगे से हंसना शुरू कर देता है, अपने हाथ को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, की वजह से उसका बाला टूट जाता है और वो बंदा वहीं पर पीछे गिर जाता है। वो अपने दूसरे गार्ड से कहता है मेरी हेल्प करो, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर इस लड़के को अरेस्ट कर लो। और वो सभी के सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो सभी अपने बाले लेकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जाओ भी आगे से हंसना शुरू कर देता है, हमारा जाओ वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उन सारे गार्ड्स के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो सारे के सारे गार्ड्स वहाँ पर अंदर की तरफ गिरते हैं, दरवाजा भी टूट जाता है। तो एक गार्ड सीधा डान टाओ के पाँव में आकर गिरता है और उसे कहता है जनरल डान बहुत ही बुरा हुआ है, चैलेंजर यहाँ पर आया है, वो आपको चैलेंज करना चाहता है ताकि वो अपनी डिप्टी लीडर की आपकी पोजीशन को ले सके। डान टाओ भी कहता है चलो देखते हैं कि कौन यहाँ पर आया है। जाओ अपने दोस्तों के साथ पीछे होता है, जबकि वी और वू फैमिली के एल्डर्स जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर प्लीज हमें अलाउ करें, इन लोगों के साथ हम लोग फाइट करते हैं, आपकी तरफ से हम फाइट करेंगे। तो डान टाओ के साथ अपने और भी कुछ गार्ड्स होते हैं, वो सभी लोग कहते हैं तुम लोग जहाँ पर अंदर चले आए हो, लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो, तुमने हमारे गार्ड्स के ऊपर भी अटैक किया, अब हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसी वक्त एल्डर वी और एल्डर वो दोनों ही जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो दोनों अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा टॉर्नेडो बना लेते हैं, उनके सामने जितने भी गार्ड्स आते हैं वो उन सभी गार्ड्स को वहीं पर नीचे फेंक देते हैं और उसके बाद ये दोनों जल्दी से भागते हुए डान टाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दोनों वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचते हैं, उन दोनों के ऊपर एक स्लैश लगती है, वो स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। दोनों अपने बाजू को सामने करते हुए स्लैश को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने दूसरा एल्डर जैन जैन खड़ा होता है, डिप्टी लीडर डान टाओ का गार्डियन भी है। एल्डर वी और एल्डर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने के बाद अपने बाजू के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद वो अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं और दोनों मिलकर एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैन जैन भी इस बात से काफी घबरा जाते हैं, जब जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी के साथ ही डान टाओ वहाँ पर उन दोनों के बीच में आ जाता है, वो अपने बाले को घुमाते हुए दोनों एल्डर्स के ऊपर अटैक करता है, जिससे दोनों ही एल्डर जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद वो अपने बाले को घुमाते हुए वहाँ पर एक एनर्जी स्लैश लगाता है, वो एनर्जी स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जहाँ तक कि एल्डर वी और एल्डर वो दोनों पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकते हैं, जिससे वो वहाँ पर पटकने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। डान टाओ कहता है तो मुझे बताओ कि तुम में से कौन जहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहता है। अंकल जोंग जाओ से कहते हैं यंग मास्टर अगर आप चाहें तो मैं जाकर इस लड़के से फाइट कर सकता हूँ, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। जाओ से कहता है नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पर कोई भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने किसी के साथ भी फाइट नहीं की, तो मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज की जरूरत है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइजिंग मटेरियल है। और ऊपर से मैं यहाँ पर इन सभी का लीडर बनने वाला हूँ, तो इन सभी लोगों को मेरी पावर्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, उसी के बाद ये मुझे फॉलो करेंगे। डान टाओ हमारे जाओ से कहता है लड़के तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे इलाके में आकर घुसने की, हमारी प्रॉपर्टी में आकर हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाने की। तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मुझे भी फाइट करके काफी ज्यादा खुशी होगी, तो फिर ठीक है हम लोग फाइट करते हैं। तुम्हारा जाओ से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं जहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, जबकि मैं जहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हें चैलेंज करके तुम्हें हराऊंगा और उसके बाद तुम्हारे वाइस डिप्टी लीडर की पोजीशन भी तुमसे छीन लूंगा और इस वॉलंटियर आर्मी का नया लीडर मैं बनूंगा। डान टाओ से कहता है लड़के तुम्हारी बातें तो काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन जितने तुम्हारे पास स्किल्स हैं इन स्किल्स के साथ तुम क्या ही कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारा जाओ से यहाँ पर चैलेंज करता है, जाओ से कहता है तुमने कहा कि मेरे पास बहुत ही कम स्किल्स हैं, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम बाकी की सारी जिंदगी मेरे लिए काम करोगे जब तक मैं चाहूंगा। डान टाओ से कहता है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ अगर तुम हारते हो तो फिर तुम क्या करोगे। जाओ से कहता है मैं हार ही नहीं सकता, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और उसके ऊपर आकर अटैक कर देता है। हमारा जाओ जैसे उसके ऊपर पहला अटैक करता है, पहले अटैक के बाद दूसरे अटैक पर डान टाओ अपने बाले को ऊपर जाने के बाद उसकी तरफ फेंक देता है, वो बाले को बड़ी स्पीड के साथ हमारे जाओ की तरफ थ्रो करता है और वो बाला सीधा उड़ता हुआ हमारे जाओ की तरफ आगे बढ़ता है, वो उसके माथे के करीब जाने के बाद वहीं पर रुक जाता है। हमारे जाओ की बॉडी के इर्द गिर्द बहुत ही थिक हो रहा होता है जो कि उस बाले को वहाँ पर एंटर नहीं होने दे रहा होता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा
हैरान होता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। पारा तो इसकी बॉडी के अंदर दंस ही नहीं रहा, इसकी बॉडी के इर्द गिर्द बहुत ही पावरफुल और डेंस शील्ड है। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई मार्शल है जिसे इंपीरियल कोर्ट वालों ने जहाँ पर भेजा होगा मुझे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि इंपीरियल कोर्ट के मार्शल इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो हमारा शाओशी अपने हाथ में उस भाले को पकड़ता है और उसे कहता है डॉन तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, और उसके भाले को पकड़ने के बाद सीधा करता है वापस से ऊपर की तरफ उसको थ्रो कर देता है। वो उसे कहता है चलो देखते हैं क्या तुम इस भाले को अब रोक पाते हो या नहीं। अरे शाओ का भाला उसके चेहरे के ऊपर लगता है जिससे कट लग जाता है, लेकिन वो अपने भाले को वहाँ पर कैच कर लेता है और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने भाले को लेकर नीचे की तरफ आता है और उसे कहता है अब तो तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने भाले के साथ शाओ के ऊपर अटैक करता है। शाओ अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके भाले के अटैक को ब्लॉक करता है। डॉन टाओ उसे कहता है चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक और इसको ब्लॉक करके रख सकते हो, और साथ ही वो पाँव ग्राउंड के अंदर दंसा लेता है। उसके ऊपर और भी ज्यादा पावर के साथ अटैक करता है। वो ऊपर की तरफ होता है और अपने भाले के साथ उसे नीचे की तरफ दबा रहा होता है। डॉन टाओ के सारे साथी चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं इस लड़के को मार डालो, ये बहुत ही बुरा है। जबकि मास्टर अंकल जोंग दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और जाओशू से कह रहे होते हैं जाओशू तुम्हें यहाँ पर इस फाइट को जीतना होगा। जोर लगाने के बाद डॉन टाओ जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। वो जंप करते हुए पीछे हटता है। तुम्हारा चाओचू उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही उसके नीचे उतरने के बाद उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। चाओचू जब अपने पंच में पावर को रिलीज करते हुए उसे पंच मारता है। डॉन टाओ तो साइड पर हट जाता है, लेकिन उस पंच की पावर दिखाते हैं कि वो बहुत ही जबरदस्त होती है। ये देखकर तो डॉन टाओ और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये लड़का कहाँ से आया है, जी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, इसके पंच के अंदर बहुत ज्यादा पावर थी, अगर ये मुझे पंच मारता तो मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता। वो सामने की तरफ देख रहा था। चाओचू घूमकर उसके पीछे वाले साइड पर पहुंच जाता है और वहीं से अपने पंचेस को यूज करते हुए उसके पास मल्टीपल पंचेस लगाता है। वो उसे बहुत सारे पंचेस मारता है। फिर डॉन टाओ भी लुढ़कता हुआ काफी दूर पीछे तक जाता है। डॉन टाओ बार बार ऊपर हवा में चला जाता है, अपनी पावर्स को यूज करते हुए वो उड़ सकता है। डॉन टाओ कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, लेकिन अगर तुम उड़ नहीं सकते तो फिर तुम मेरा मुकाबला कैसे कर पाओगे, क्योंकि मैं इस वक्त हवा में हूँ। और वो आसमान में जाने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है। स्पेशल स्किल की वजह से आसमान के ऊपर से जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होते हैं। वो सारे के सारे एनर्जी बॉम्ब नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। जबकि हमारा शाओशी वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि अब वो क्या करेगा। वो इशारा करता है अपने हुमिंग को। वो हुमिंग को बुलाता है तो हुमिंग जल्दी से उठता हुआ वहाँ पर आ जाता है, उस फायर के अंदर आता है। फायर के अंदर आने के बाद वो अपनी शेप को चेंज करता है और एक बड़ा सा बर्ड बन जाता है। तो हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए उस बर्ड के ऊपर बैठ जाता है, अपने आप को उस फायर के अंदर से बाहर निकालता है। शाओशी अपने पंछी के ऊपर खड़ा होकर उसकी तरफ देख रहा था और कहता है तुमने कहा था कि मैं उड़ नहीं सकता, लो मैं भी उड़ रहा हूँ। शाओशी कहता है तो अब हमारे लिए डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है, अब हमें यहाँ पर फैसला करना होगा कि कौन किसके लिए ज्यादा बेहतर है। मुझे यहाँ पर 100% श्योर है कि तुम ही यहाँ पर इस मैच को हारने वाले हो। डॉन टाओ भी उसकी तरफ घूर कर देखता है। घूर कर देखने के बाद वो जल्दी से जंप करता है, हमारे शाओशी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम स्पिरिट थंडर स्पीयर टेक्निक होता है उसको यूज करता है। फिर दूसरी तरफ से हमारा शाओशी अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपने स्पेशल मूव जिसका नाम 12 स्वर्ड्स मैनुअल केओस स्वर्ड होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। दोनों की पावर्स जब आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। सारी की सारी एनर्जी डॉन टाओ की बॉडी के साथ टकराती है, जिसकी वजह से डॉन टाओ ऊपर हवा से ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। वो ग्राउंड के अंदर जाकर दंस जाता है कि हमारा शाओशी भी सही सलामत है। शाओशी कहता है लगता है कि मैंने इस बंदे को हरा दिया है, तो अब वॉलंटरी आर्मी का डिप्टी लीडर मैं बन चुका हूँ। डॉन टाओ ऊपर से नीचे गिरने के बाद ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा सोच रहा होता है लड़का बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका फ्यूचर लिमिटलेस है, फ्यूचर में एक बहुत ही महान जनरल बनेगा। तो हमारा शाओशी अपने पंछी के ऊपर से जंप करते हुए नीचे आ जाता है। वो उसके सामने आता है तो वो डॉन टाओ से कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। शाओशी से कहता है मैं यहाँ पर रेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, मुझे शुरा रेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर फाइट करना चाहोगे लीडर डॉन। साथ ही वो उसके सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें डिप्टी लीडर की पोजीशन ऐसी रहेगी जैसी तुमने रखी हुई है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझे फॉलो करना होगा। अगर तुम बैटलफील्ड के ऊपर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, मुझे अपना कमांडर मानते हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दोबारा से दे सकता हूँ। यहीं पर डॉन टाओ को अपना बैकग्राउंड सीन याद आता है जब उसका छोटा भाई शूरा डीमंस के हाथों से मारा गया था। वो उसे अपनी गोद में लेकर बैठा होता है। उसका छोटा भाई उसे कहता है उधर हमारी क्लाउड डायनेस्टी की रक्षा करना और इन सारे शूरा डीमंस को यहाँ पर से मारकर निकाल देना, जो बहुत ही बुरे हैं। डॉन टाओ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने के बाद रोना शुरू कर देता है और कहता है मेरे पास एक मिशन था, मेरे छोटे भाई ने कहा था कि शूरा डीमंस को मारना है, मैं इस मिशन के बारे में आहिस्ता आहिस्ता भूल गया था और यहाँ पर सोल्जर्स के साथ बैठकर मजे कर रहा था, हालांकि मुझे जाकर तैयारी करनी चाहिए। तो डॉन टाओ यहाँ पर सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर इस लड़के का साथ देता हूँ और उन सारे शूरा डीमंस को मारकर यहाँ से भगा देते हैं, मेरे नाम के ऊपर जो दाग लगा है वो हट जाएगा। अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर सका और अपने भाई की जान मेरी वजह से गई है। ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, दिल का भी अच्छा है और साथ ही काम का भी अच्छा है, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, तो इसके साथ हाथ मिलाने
करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो हमारे जाओजुई का हाथ पकड़ता है, उसके साथ हाथ मिलाता है और उसे कहता है कि बात तुम मेरे जनरल हो। जनरल, मैं तुम्हारे साथ मिलकर शूरा डीमंस को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा। जाओजुई से कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे सब कुछ फॉर्मली कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सीधा सीधा जाओजुई भी कह सकते हो, तुम चाहो तो मुझे यंग मास्टर भी कह सकते हो और फ्यूचर में तुम मेरे बहुत ही अच्छे वाइस लीडर बनने वाले हो। जाओजुई उसे इनवाइट करने के बाद बाकी के सभी सोल्जर्स की तरफ देखता और कहता है मेरा नाम जाओजुई है और मैं लॉन्ग फैमिली का एक लेफ्टिनेंट हूँ। तो मैं जहाँ पर आया हूँ तुम सभी लोगों को इन्वाइट करने के लिए। तुम सभी लोग अगर मिलकर मेरे साथ शूरा डीमंस को मारने मदद करते हो तो तुम्हें इससे बहुत सारे मिलिट्री अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। जल्दी से इस बारे में फैसला करो कि तुम लोग क्या करोगे, क्या तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। तो मास्टर जैन जैन भी सोच रहे होते हैं, लगता है कि इस यंग मास्टर को यहाँ पर लॉन्ग फैमिली वालों ने खुद ही भेजा है। ये जनरल ब्लड वू की जगह के ऊपर यहाँ पर आया है ताकि ये अपनी फैमिली की इनोसेंस को प्रूव कर सके कि इन लोगों का शूरा डीमंस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सभी सोल्जर्स भी काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है कि इसने हमारे जनरल टाओ को हरा दिया इतनी आसानी के साथ, हालांकि जो बहुत ज्यादा यंग है। तुम्हारा जाओजुई उन सभी लोगों से कहता है तुम में से जिन लोगों को मेरा साथ नहीं देना शूरा डीमंस को मारने में, वो सभी लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपनी वॉलंटियर आर्मी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो कि हीरोज हूँ और बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। तो डिप्टी लीडर डॉन टाओ उसके सामने झुक जाता है और उससे कहता है मैं डिप्टी लीडर डॉन टाओ तुम्हारे सामने झुकता हूँ और तुम्हें अपना जनरल मानता हूँ। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। क्योंकि सारे सोल्जर्स भी यहाँ पर देख रहे होते हैं, वो सभी लोग भी जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अपना जनरल मान लेते हैं। वो उसे कहते हैं ठीक है, हम सभी लोग भी तुम्हारा साथ देंगे, हम सभी लोग मिलकर शूरा डीमंस के साथ फाइट करेंगे। अंकल जोंग भी वहाँ पर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। अंकल जोंग कहते हैं ये लड़का तो पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सीन में हाई क्वार्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर कैंप होता है। सोल्जर भागता हुआ अंदर आता है, ग्रैंड मार्शल के सामने झुकते हुए उनको सारी बात बताता है। वो उनको बताता है कि जाओजुई ने डॉन टाओ को हरा दिया, डॉन टाओ को अपनी आर्मी का हिस्सा बना लिया, डॉन टाओ अब उसका डिप्टी लीडर है। ग्रैंड मार्शल भी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, लगता है कि मुझे इस लड़के को यहाँ से नहीं देना चाहिए था क्योंकि उस लड़के के जाने की वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। अगर मैं उस लड़के को यहाँ पर प्रमोशन दूं, अगर मैं उसे कहूँ कि मैं एक मेजर जनरल उसे बना दूंगा, वो वापस आएगा। चलो इस तरह आजमा कर देख लेते हैं। सीना में थर्ड प्रिंस का भी दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस के पास भी एक बंदा आता है, उन्हें आकर रिपोर्ट करता है। वो उनको सारी बात बताता है। तो वहाँ पर डोंग फेंग भी बैठा होता है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। डोंग फेंग थर्ड प्रिंस से कहता है लगता है कि ये लड़का यहाँ पर अपना नाम क्लियर करना चाहता है और अपने लिए कुछ अचीवमेंट्स को हासिल करना चाहता है ताकि लॉन्ग फैमिली को तरह से प्राइड मिल सके। क्यों ना तुम इस मसले को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको हैंडल करूंगा। थर्ड प्रिंस कहता है नहीं, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही जल्दी वो बैटल में जाने वाला है। शूरा रेस के साथ बैटल करने के लिए जब वो वहाँ पर जाएगा अपनी वॉलंटियर आर्मी के साथ जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो मारा जाएगा। तो डोंग फेंग उसे कहता है आप तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार है, मैं अपने कुछ लोगों को लगा देता हूँ ताकि वो उसके ऊपर नजर रखें। थर्ड प्रिंस कहता है वो तो सिर्फ एक छोटी सी हर्डल है, हमारा मेन मकसद यहाँ पर डीमंस आर्मी को सप्रेस करना है। अगर हम लोग शूरा डीमन आर्मी को सप्रेस कर पाते हैं तो यहाँ पर सारी अचीवमेंट्स हमें मिलेंगी। तो नेक्स्ट सीन हमें जाओजुई का दिखाया जाता है। जाओजुई अपने बेस कैंप में होता है जहाँ पर वो सभी लोग अपने सामने मैप रखकर बैठे होते हैं। डॉन टाओ उसे सारी बात बता रहा होता है। वो उसे नक्शे के बारे में बताता है कि कहाँ से हम लोग किस जगह के ऊपर अटैक कर सकते हैं। वो उसे बताता है कि पिछले 6 महीने से हम लोगों ने यहाँ पर डीमंस को रोका रखा हुआ है। शूरा डीमंस ने इस टाउन के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो लोग यहाँ से जा नहीं रहे। हम लोग यहाँ पर से पीछे की तरफ हटे थे क्योंकि हमें वहाँ पर से वापस हटना पड़ा था। हमारी आर्मी पिछले 6 महीने में 3 रेड्स कर चुकी है, लेकिन हम लोग फिर भी उस सिटी को खाली नहीं करवा पाए। जनरल लॉन्ग ने भी काफी बार उनकी आर्मी के ऊपर अटैक किया है। काफी बार अटैक करने के बाद उनको काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन हम लोग उनको कम्प्लीटली हरा नहीं सकते। कि शूरा डीमंस ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, ऊपर से इनकी स्ट्रेंथ हम इंसानों से बहुत ज्यादा होती है। इनको मौत का तो बिल्कुल भी डर नहीं होता। अगर हमारी आर्मी उन सभी को हेड ऑन फेस करना चाहती है तो हमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा क्योंकि हम सभी लोग उनका मुकाबला हेड ऑन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा वो हमारे जाओजुई को उसके वीक पॉइंट्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन शूरा डीमंस का जो वीक पॉइंट होता है, एक उनका माथा होता है और दूसरा उनका हार्ट होता है। अगर हम उनके माथे या फिर उनके हार्ट के अंदर डायरेक्टली पियर्स करेंगे तो हम लोग उनको आसानी से मार सकते हैं क्योंकि उन सभी लोगों ने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक आयरन का आर्मर पहना होता है और ये ब्लैक आयरन आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर है। उन लोगों का रैंक क्या है क्यों ना हो, वो सभी लोग लो रैंक के क्यों ना हो, उन सभी के पास ब्लैक आयरन का आर्मर होना जरूरी है। तो जाओजुई से कहता है डॉन टाओ मुझे लगता है कि शूरा डीमंस के साथ डायरेक्टली फाइट करना ये बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि हमारे पास कोई और प्लान नहीं है क्या, हम लोग कुछ और नहीं कर सकते। डॉन टाओ से कहता हमारे पास एक और प्लान तो है, फिलहाल के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। पहले हमारे पास यहाँ पर एक शूरा डीमंस डिस्ट्रॉइंग कैनन भी हुआ करती थी, जिस कैनन को यूज करते हुए हम लोग शूरा डीमंस को आसानी से मार सकते थे, जो कि उनके ब्लैक आयरन के कवच को भेज सकती थी। कि वो एक सोल्जर किंग ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ज्यादा मसला ये है हमारे पास सिर्फ ऐसे 4 ही आर्टिफैक्ट्स हैं, लेकिन वो हमारी दीवार के ऊपर लगे हुए हैं, वो काफी ज्यादा भारी हैं और उनको मूव करना पॉसिबल नहीं है। जाओजुई भी से कहता है हाँ मुझे भी उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में पता है कि उनको मूव करना पॉसिबल नहीं, इसी वजह से ये वाला प्लान तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, हमें किसी और ज्यादा अच्छे तरीके की जरूरत पड़ेगी। डॉन टाओ भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है यंग मास्टर वाकई में काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। इसने यहाँ पर सुनते ही सारा बात का अंदाजा लगा लिया कि हम लोग उन कैनन्स को यूज करते हुए शूरा डीमंस को नहीं मार सकते क्योंकि उनको मूव करना पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ दीवार के ऊपर लगी हुई है। मुझे लगता है कि ये लड़का
फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा लीडर बन सकता है या फिर एक बहुत ही अच्छा जनरल बन सकता है और आर्मी को लीड कर सकता है। तो जाओ शुई से कहता है अब जबकि जो कुछ जैसा चल रहा है इसको वैसे चलने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी वॉलंटियर आर्मी से पूरे 1000 सोल्जर्स को लो, जब सब में से बेस्ट में बेस्ट हो। सभी को अपने साथ लेकर हमारे साथ चलना होगा क्योंकि हम लोग रात के वक्त शूरा डीमंस के बेस कैंप के ऊपर अटैक करने वाले हैं। रास्ते में जितनी भी चौकियां आती हैं उन सभी को बर्बाद करेंगे। ये बात सुनते ही डांटाओ चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए यंग मास्टर, जी क्या कह रहे हो? हम लोग सिर्फ 1000 सोल्जर्स के साथ शूरा डीमंस की चौकियों को बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होंगे और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी हैं। शुरू से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मरने से डर लग रहा है? तो मरने से डर लग रहा है तो तुम पीछे हट सकते हो। डांटाओ कहता है यंग मास्टर ऐसी बात नहीं है, मैं और मेरे साथ जितने भी ब्रदर्स हैं वो सभी लोग मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते। लेकिन असल बात यह है कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि अगर हम सभी लोग वहाँ पर शूरा डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे तो वो हमें मार ही डालेंगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम लोग यहीं पर सुसाइड कर लें। मास्टर जैन जैन भी वहीं पर होते हैं। वो उसे कहते हैं यंग मास्टर जनरल डॉन ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं और जनरल डांटाओ हम लोग पिछले 3 साल से यहाँ पर शूरा डीमंस के साथ फाइट करते आ रहे हैं। हम दोनों ने यहाँ पर इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि ये शूरा डीमन रेस के लोग कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमें पता है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है और इनके एक बंदे को हराना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एक बार मैंने भी एक का मुकाबला किया था। अगर हमारे पास इंपीरियल आर्मी नहीं है जो कि हमारे लिए रास्ते को क्लियर करे क्योंकि इंपीरियल आर्मी की तादाद बहुत ज्यादा है, तो अगर वो सभी लोग आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मास्टर जैन जैन जाओ जुई से कहते हैं प्लीज यंग मास्टर आपको यहाँ पर इस बारे में दोबारा सोचना होगा कि आगे क्या करना है। तो डांटाओ भी उसे कहता है यंग मास्टर हमारे पास जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी लोग मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन आपको यहाँ पर इस बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। हम लोग इस वक्त बैटल सिचुएशन में हैं, हमें अपने सोल्जर्स की भी जान बचानी होगी और जाकर शूरा डीमंस को भी मारना होगा। इसके लिए हमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत है। शाओ जुई से कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम सभी लोग इस बारे में परेशान और तुम्हें लगता है कि ये एक सुसाइडल मिशन है, लेकिन मैंने रात के वक्त जाकर बैटलफील्ड को स्टडी किया था। इस सब की स्टडी करने के बाद मैंने जो अंदाजा लगाया हमारे लोगों की मौत नहीं होगी। डांटाओ से कहता है यंग मास्टर आप काफी ज्यादा जीनियस है, लेकिन आप बहुत ज्यादा यंग है, आपके पास इतना ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपको हमने अपना जनरल माना है तो आपकी कमांड को मानना पड़ेगा। उन सभी लोगों से कहता है जाओ जाकर हर स्क्वाड लीडर को बता दो कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। रात के वक्त हम सभी लोग अपनी अपनी स्क्वाड को लेकर निकलेंगे और शूरा डीमंस की जितनी भी चौकियां उन सभी के ऊपर अटैक करेंगे। सब में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो वो सभी लीडर उसकी बात सुनने के बाद खामोश होते हैं क्योंकि वो सारे डरे हुए होते हैं, लेकिन वो जाकर उसके ऑर्डर्स को पूरा करते हैं और अपनी अपनी आर्मी को रेडी करते हैं। तो रात के वक्त ये पूरे 1000 सोल्जर्स की आर्मी को लेकर पहले से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे होते हैं। डांटाओ हमारे जाओ जुई के साथ होता है। वो उसे कहता है यंग मास्टर अगर हमें आगे बढ़कर नॉर्थ विंड सिटी के ऊपर कब्जा करना है तो हमें यहाँ से गुजरना पड़ेगा कैनियन टाउन से, और यहाँ पर उनकी काफी सारी चौकियां हैं जहाँ पर बहुत सारे शूरा डीमंस हो सकते हैं। कैनियन टाउन एक ऐसा टाउन है जहाँ पर एंटर होना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन वापस मुड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमें इसी कैनियन से होकर ही वापस मुड़ना पड़ेगा। इसी वजह से वहाँ पर बैटल होना तो पक्की बात है, हमें वहाँ पर शूरा डीमन से फाइट करना ही पड़ेगी। तो ये लोग चलते हुए जब आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, डांटाओ हमारे जाओ जुई से कहता है बॉस बहुत ही जल्दी यहाँ पर डीमंस के फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पर पहुँचने वाली होगी क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जाओ जुई से ऊपर की तरफ इशारा करता है और कहता है वहाँ पर ऊपर देखो, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो? उनके फ्लाइंग स्क्वाड के लोग हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उड़ने वाले बैट होते हैं जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं और उनके ऊपर शूरा डीमन के लोग खड़े होते हैं। एक शूरा डीमन जो कि बाकी सभी लोग को लीड कर रहा होता है वो कहता है देखो तो जरा मुझे यहाँ पर क्या मिला है, और वो खुश हो जाता है। जबकि हमारा जाओ जुई अपने साथ से मास्टर वू और मास्टर वी से कहता है मास्टर वू मास्टर वी मेरी बात सुने, अब तुम्हारी बारी है। दोनों बड़ी स्पीड से उड़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। दोनों अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। सबसे पहले वो शूरा डीमन जो कि सबसे पहले खड़ा होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं तो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है सभी इंसानी कीड़े तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी रेस के साथ मुकाबला कर सकते हो? तुम सभी को यहाँ पर एक मुट्ठी बंद करके क्रश कर दूंगा। जैसे वो दोनों ऊपर जाकर उसको ब्लॉक करते हैं उसी वक्त हमारा जाओ जुई अपने दूसरे सोल्जर से कहता है चलो जल्दी से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ो। हम सभी को इनके ऊपर सरप्राइज अटैक करना है ताकि इन सभी को टाइम भी ना मिले। हमें सबसे पहले चेक पॉइंट के ऊपर कब्जा करना होगा। तरफ से हमारे जाओ जुई के वॉलंटियर सोल्जर्स होते हैं, दूसरी तरफ से शूरा डीमंस होते हैं। इन दोनों के दरमियान में जहाँ पर जंग चल पड़ी है। ये वाले सोल्जर्स में भी एक कैप्टन होता है जो कि अपने बड़े से वुल्फ के ऊपर बैठा होता है। वो हमारे जाओ जुई की तरफ देखता है, जाओ जुई उसकी तरफ देखता है। दोनों कैप्टन यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। दोनों बड़ी स्पीड के साथ भागते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शूरा कैप्टन के पास उसका बड़ा सा वेपन होता है, वो अपने बड़े से वेपन को उठाकर हमारे जाओ जुई के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारे जाओ जुई के पास अपनी छोटी सी तलवार होती है। तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जाओ जुई पंख निकालता है, उड़ता हुआ पीछे की तरफ हट जाता है। साथ ही वो ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर जाने के बाद वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला अपनी हेलबर्ड की टेक्निक को यूज करते हुए अपने बाले को नीचे की तरफ करता है और उस शूरा कैप्टन के ऊपर अटैक करता है। शूरा कैप्टन भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है, जबकि शूरा डीमन भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जाओ जुई जब अपनी हेलबर्ड को लेकर उसके करीब पहुंचता है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इतनी एनर्जी निकलती है कि वो शूरा कैप्टन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। देखने वाले कहते हैं हमारा कैप्टन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी हमारा जनरल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो किस बैटल को जीत सकते हैं। तो जाओ जुई उस कैप्टन को मारने के बाद उसका सर काटता है और उसको बालू
उसे पकड़कर बाकी सभी के सामने करता है और कहता है इनके लीडर को पहले से ही मार दिया है, चलो मेरे सोल्जर्स मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, बाकी के सभी सोल्जर्स को तुम लोग मार दो क्योंकि वो सभी लोग डर के मारे भागने वाले हैं। हमारे जाओ शुई को देखने के बाद वो सभी लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हम बाकी के सारे शुरा डीमंस को भी मार डालेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।